हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्य साई इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 लेक्चर 10 चल रहा है और चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के पार्ट 10 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक, यहाँ पर कल हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। आज हमारा जो चलेगा वो विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र। यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बता दें कि वे विद्यार्थी जो हमारे विद्यालय में हैं वो पढ़ाई कर ही रहे हैं, उनको लगातार कोई समस्या नहीं हो रही है। लेकिन अन्य विद्यार्थी जो अन्य विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और उनको फिजिक्स में समस्या हो रही है तो वो हमारे क्लास से पढ़ सकते हैं और हमारी क्लास की पीडीएफ नोट प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो वहां से आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। उसके साथ साथ ये भी बता दें कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहां से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने का भी लिंक दिया हुआ है। वहां से आप क्वेश्चन को जो है कोई भी क्वेश्चन यदि आप पूछना चाहते हैं मुझसे तो वहां पर आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या होती है वहां आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर वो आपके सामने लिखा हुआ है 900-555 1053। केवल मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी बता दें कि जो जहां पर आपको जो ग्रुप जुड़ेंगे जहां से वहीं से आपको डेली का जो है क्लास की लिंक भी मिल जाएगी। ठीक, तो देरी नहीं करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। है हमारा जो टॉपिक चल रहा है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत द्विध्रुव की बात हुई थी। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वहां पर जहां पर दो आवेश होते हैं, जहां पर दो आवेश होते हैं, एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस का चार्ज होता है। दो एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, अल्प दूरी पर न्यूनतम दूरी पर होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश हैं, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर 2a, हम लोगों ने कल पढ़ा था ना 2a क्यों मानते हैं? कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो वो एक दूसरे से क्या है? 2a दूरी पर होंगे। तब यहां से निरक्ष की बात है। निरक्ष मतलब विषुवतीय रेखा। विषुवतीय रेखा जब इस पर खींचते हैं, विषुवतीय रेखा अर्थात इसके सेंटर से जाने वाली रेखा, सेंटर यहाँ इसको मान लेते हैं बिंदु A, इसको मान लेते हैं बिंदु B और इस सेंटर को मान लेते हैं बिंदु O। तो यहां से एक रेखा हमारी जाएगी इस प्रकार से, एक लंबवत रेखा इस बिंदु O से हम खींचेंगे। एक लंबवत रेखा बिंदु O से होती हुई निकलेगी। इसको हम कहते हैं विषुवतीय रेखा। विषुवतीय रेखा, है ना। बात को बिल्कुल समझते हुए चलिएगा, आसानी से चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि आप लोगों ने 11th में वेक्टर चैप्टर थोड़ा बहुत कम पढ़ा होगा तो वहां से आपको समस्या देखने को मिल सकती है। लेकिन धीरे धीरे मैं समझाते हुए चलूंगा तो यहाँ से आपको समझते हुए चलना है। ठीक, तो यहाँ पर इसी रेखा पर r दूरी पर, इसी रेखा पर r दूरी पर कोई एक बिंदु यहाँ पर P है, कोई एक बिंदु यहाँ पर P है और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ बिंदु A से P को मिला देता हूं। इस प्रकार से बिंदु A से P को मिला देता हूं, ठीक। और P से मैं मिला देता हूं B को, P से मैं मिला देता हूं B को। समझिएगा, बिंदु P से मैं क्या करता हूं, B से मिला देता हूं। मिलाने पर मैंने देखा यहां से एक APO और ये जो विषुवत रेखा है, लंब रेखा है, तो ये लंब रेखा है ना, तो ये 90 अंश की कोण बनाती हुई चलेगी। तो यहां से मैं AP का मान निकालने का प्रयास करूं तो त्रिभुज AOP में मैं जाऊंगा। त्रिभुज AOP क्या होगी? एक समकोण होगा, एक समकोण होगा। जब ये समकोण होगा तो पाइथागोरस प्रमेय पर हम आ जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको AP निकालना है। तो AP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अर्थात कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस यहाँ से AO का स्क्वायर। तो ये AP स्क्वायर क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा इक्वल टू यहाँ अंडर रूट लगाएंगे OP का मतलब यहाँ से R दूरी पर, मैंने बताया था R दूरी पर मैं यहाँ से ये नहीं रखता हूँ, केवल R रखता हूँ क्योंकि चीजें बहुत अभी हमको बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से R का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। AO का मतलब देखिए जब ये एक दूसरे से 2a दूरी पर होगी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी बच्चा, A, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, A। यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, A। ठीक,
तो AO स्क्वायर का मतलब ए का स्क्वायर, AO का मतलब ए। सेम कंडीशन यहां पर लगाते हैं, त्रिभुज BOP भी क्या होगा, त्रिभुज BOP भी एक समकोण होगा, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं कि, है ना, तो कर्ण क्या होगा हमारा, PB होगा। तो PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा, और कहां पर जो है लंब का स्क्वायर अर्थात R का स्क्वायर, और प्लस में आधार का स्क्वायर अर्थात A का स्क्वायर। तो यहां से मैंने देखा कि AP और PB दोनों सेम आ रहे हैं, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये मेरा क्या आ गया, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, और ये भी मेरा क्या आ गया, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई समस्या, जल्दी से बताओ। यहां तक किसी को कोई समस्या? अब मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए, अब हमें क्या देखना है, अब हमने पिछले लेक्चर में कुछ चीजें पढ़ी थी, वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था, अर्थात E इक्वल टू मैंने क्या पढ़ा था, KQ अपान R स्क्वायर। R क्या होता है बच्चा, दूरी होती है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दूरी का स्क्वायर अर्थात इक्वल टू KQ अपान दूरी का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं। और मैंने क्या पढ़ा था, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, प्लस से बच्चा दूर जाती हैं, प्लस से दूर जाती हैं, और माइनस पर क्या होती हैं, माइनस पे आकर के सिमट जाती हैं, मिल जाती है ना, प्लस से दूर माइनस पर मिल जाती है, प्लस से दूर और माइनस की तरफ, प्लस से दूर माइनस की तरफ। तो देखिए यहां पर ये जो हमारा माइनस है, माइनस से क्या होगा, माइनस की तरफ, और प्लस से दूर, यही तो होता है। तो माइनस की तरफ अर्थात ये माइनस है, तो इस बिंदु A की यहां पर माइनस Q के कारण जो ये बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्या होगा, इसकी तरफ, है ना, इसकी तरफ होगा, क्योंकि माइनस की तरफ, तो यहां से वैद्युत क्षेत्र हमारा इसकी तरफ निकल आएगी, है ना, इसकी तरफ। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, E माइनस Q, है ना, माइनस Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहां पर जो बिंदु प्लस से क्या होता है, दूर, प्लस से दूर, तो दूर के लिए इधर आगे बढ़ेगा, ये दूर के लिए क्या होगा बच्चा, ये आगे बढ़ेगा ना, इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा। तो यहां से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से निकल करके आएगी वो कितना आ जाएगा, इस दिशा में होगी, और E प्लस Q होगा, E प्लस Q। कोई दिक्कत यहां से जल्दी से बताओ। ये माइनस की तरफ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस की तरफ और बिंदु P पर क्या होगा, प्लस से दूर, प्लस से यहां पर दूर, तो इधर की दिशा में हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर देता हूं इस प्रकार से। ठीक, अब देखो, अब क्या करते हैं, अब तो ये सदिश रूप में है, अब ये तो क्या है, सदिश रूप में है, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हम इसके घटक निकाल लेते हैं। इसके क्या निकाल लेते हैं, घटक, क्योंकि इसको हमें सरल भी तो करना पड़ेगा। तो घटक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घटक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से देखो, ये जो हमारी AB रेखा है ना, इसके समांतर एक इस प्रकार से रेखा खींच लेते हैं बिंदु P से। तो यहां पर देखो दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये, एक कोण ये। गणित में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि ये कोण मेरा थीटा होगा बच्चा, तो ये कोण भी मेरा क्या होगा, थीटा होगा दोनों, है ना। जब ये कोण मेरा थीटा होगा तो ये दोनों कोण भी हमारे क्या होंगे, थीटा होंगे। कक्षा 11 में आप लोगों ने एक वेक्टर में एक चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देख समझ लीजिए, याद करते हुए चलिएगा, कुछ समस्याएं आएंगी। यदि आप 11 में कुछ चीजें नहीं पढ़े तो यहाँ पर कुछ समस्याएं देखने को मिलेगी, परंतु उसका निवारण करते हुए हमें चलना है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि यदि ये x अक्ष और ये y अक्ष और ये कोई वेक्टर a है और यहाँ पर एक कोण थीटा है, तो जो इसके घटक होते हैं थीटा की तरफ, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, थीटा की तरफ जो घटक होगा वो बच्चा होता है cos थीटा। तो यहां पर हो जाएगा a cos थीटा। और थीटा के विपरीत जो घटक होता है वो होता है बच्चा sin थीटा। तो यहां पर ये घटक क्या हो जाएगा, a sin थीटा। फिर से समझिएगा, यदि x और y दो अक्ष हैं ये, और यहां से भी a वेक्टर कोई है, तो जो ये कोण थीटा है, तो इस थीटा के लिए जब घटक निकालेंगे, जब इसका घटक निकालेंगे तो थीटा की तरफ
कॉस थीटा और थीटा के विपरीत साइन थीटा। समझ में आ गई बात? चलो अब इसमें आते हैं। इसमें छोटी बड़ी चीजों को बिल्कुल बेसिक से समझते हुए हम चलते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर हम इसमें देखें यहां से यहां तक के केवल, तो इसमें देखो ये थीटा है, तो थीटा की तरफ अर्थात इसका निकालना, इसका घटक निकालना है ना ये, तो थीटा की तरफ क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। और यदि इस थीटा की तरफ देखें तो यहां से ये इस प्रकार थीटा बनेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई माइनस कॉस थीटा। फिर समझते हैं, देखो यहां से मैं मार्कर समझाते हुए, देखो घटक क्या होते हैं, जैसे ये इसको तोड़ दिया, दो हो गए घटक हो गए। ठीक, अब देखो एक इस प्रकार से है, एक इस प्रकार से है, ये ठीक। अब ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो थीटा की तरफ ये देखोगे तो थीटा की तरफ कॉस थीटा, और थीटा के विपरीत यदि हम देखेंगे, थीटा के विपरीत देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा, है ना। ये वाली जो होगी ये इसके विपरीत हो जाएगी। और यहां पर देखेंगे तो इस प्रकार से देखो, ये है ये, तो थीटा की तरफ ये, इधर थीटा की तरफ ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू। तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला बच्चा, ये वाला, तो ये वाला मेरा हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो थीटा की तरफ क्या आ गया, ई प्लस कॉस थीटा, और थीटा के विपरीत क्या आ गया, ई माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर ये दोनों इसके थीटा के जो है तरफ आ गए, और ये दोनों क्या आ गए, थीटा के विपरीत आ गए। अब समझो बात को आगे। अब हम लिखते हैं, अब मैं थोड़ा सा लिखते हुए चलता हूं, ठीक है, कि माना द्विध्रुव के जो आवेश है, कौन से, प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्रमशः E प्लस क्यू व E माइनस क्यू है। ठीक, अतः अब बताओ जरा कि विद्युत क्षेत्र विद्युता इक्वल टू क्या पढ़ा था, के क्यू अपान में आर का स्क्वायर, आर मेरी दूरी है, तो दूरी का स्क्वायर। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ई प्लस क्यू यदि मैं निकालने का प्रयास करूं तो के क्यू अपान में आर स्क्वायर, अर्थात प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी अर्थात बीपी, और बीपी क्या है, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और इसका जो वर्ग लगा हुआ है ना, आर का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर लगा दो। और यदि कोई संख्या जो है किसमें होती है, करड़ी में होती है, जिसमें अंडर रूट में होती है और उस पर घात लगा होता है, तो घात और अंडर रूट जो लगते हैं वो आपस से कट जाते हैं, क्योंकि इसकी 1/2 होती है, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां पर निकल करके आ जाएगा के क्यू अपान अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट हट जाएगा ना यहाँ से, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ए प्लस क्यू क्या होगा, दूर, अर्थात कि बिंदु बी से पी की ओर, बिंदु बी से पी की ओर, बी से पी की ओर। ठीक, अब यदि हम ई माइनस क्यू निकालने का प्रयास करें, ई माइनस क्यू, तो के क्यू अपान, देखो वही, अब माइनस क्यू से पी की दूरी लेंगे तो वही दूरी तो बराबर ही है, तो अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो के क्यू अपान आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, वही चीज आ जाएगी। और ये किससे आएगी, ये आएगा कि P से A की ओर, P से A की ओर, क्योंकि माइनस की तरफ और प्लस से दूर, माइनस की तरफ प्लस से दूर, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा कहीं पर। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया था कि जो यहां पर ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दो घटक है,
तो जो घटक एक ही दिशा में होते हैं उनको जोड़ लेते हैं, जो विपरीत दिशा में होते हैं वो कट जाते हैं, उनको माइनस कर देते हैं। माइनस कर देंगे तो 4 माइनस 4 करेंगे बच्चा 0 ही तो हो जाएगा, तो अर्थात कट जाते हैं। तो जो घटक विपरीत दिशा में होते हैं वो कट जाते हैं, और जो एक ही दिशा में होते हैं वे जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों तो एक ही दिशा में है, ये दोनों एक ही दिशा में, परंतु E प्लस क्यू साइन थीटा उधर और E माइनस क्यू साइन थीटा नीचे, तो ये दोनों तो विपरीत दिशा में हो गए ना, उधर और इधर, तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि E प्लस क्यू तथा E माइनस क्यू के घटक, E प्लस क्यू तथा E माइनस क्यू के घटक E प्लस क्यू कॉस थीटा तथा E माइनस क्यू कॉस थीटा एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, इसलिए जुड़ जाएंगे और इसके घटक, तथा से जोड़ते हैं, तथा इसके घटक E प्लस क्यू साइन थीटा व E माइनस क्यू साइन थीटा विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, इसलिए कट जाएंगे। क्या होगा बच्चा, कट जाएंगे। समझ में आ गया? ये दोनों विपरीत दिशा में, तो E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा कट जाएंगे, और ये दोनों एक ही दिशा में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जब जुड़ जाएंगे तो जो यहाँ बिंदु P है, इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी बच्चा, बताओ जरा सा। तीव्रता परिणामी दोनों को जोड़ लेंगे तो यहां पर E इक्वल टू पूरा E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, ये बिंदु P पर परिणामी तीव्रता आ जाएगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहां से मैंने देखा, जब देखो कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू पर हम आते हैं, देखो यहां से A से लेकर के P तक की दूरी और P से लेकर के B तक की दूरी बराबर है, A से लेकर के O तक और O से लेकर के B तक बराबर है, यहां पर OP दोनों में। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो E प्लस क्यू होगा ना बच्चा, चूंकि E प्लस क्यू जो होगा, प्लस क्यू वो बराबर हो जाएगा E माइनस क्यू के। तो यहां पर जो क्या हो जाएगा, जब दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो यहां पर E प्लस क्यू रख सकते हैं, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे, 2 E प्लस क्यू कॉस थीटा, 2E प्लस क्यू कॉस थीटा। अब मैं आता हूं इस वाले चित्र में, इधर वाले में, POB से, त्रिभुज POB से मैं कॉस थीटा का मान निकाल लेता हूं। POB से मैं कॉस थीटा का मान निकाल लेता हूं। तो कॉस थीटा इक्वल टू, जल्दी से कोई बता दे, आधार बटे कर्ण होता है ना बच्चा, आधार बटे कर्ण। तो यहां पर जो आधार है वो मेरा क्या है, इस वाले त्रिभुज में OPB में, देखो इस वाले त्रिभुज से मैं देख रहा हूं, इस वाले त्रिभुज से, ठीक है, इस वाले से। तो A यहां पर जो है OB है ना, आधार क्या है OB, O से लेकर के B तक, अपान कर्ण क्या है B से लेकर के P तक, B से लेकर के P तक, BP। तो OB कितना है, अर्थात cos थीटा इक्वल टू यहां से आ जाएगा OB, O से लेकर के B तक, O से लेकर के B तक A बटे BP कितना आ जाएगा, B से लेकर के P तक, अंडर रूट B से लेकर के P तक, ये वाला अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा cos थीटा का मान। ठीक, अब देखो मैं यहां पर दो चीजें रखूं, यहां पर अब दो मान रखेंगे, कौन कौन से। सबसे पहले हम रखते हैं
E इक्वल टू ई प्लस क्यू का ई प्लस क्यू का मान यहां से रख दो, ये वाला के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और ये कॉस थीटा ये हो गया। अब दूसरे स्टेप में यहां पर ये ई प्लस कॉस थीटा रख दिया, ये क्यों आया, टू कैसे आया, क्योंकि ई प्लस क्यू माइनस क्यू के बराबर, और यहां से मैंने क्या किया, के क्यू अपान आर स्क्वायर, ये वाला जो यहां से ई प्लस क्यू था ना बच्चा, ये इसको मैंने ये वाला मान उठा करके यहाँ पे लाके रख दिया। ठीक बच्चा, समझ में आ गया, इतने में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब जो मैंने कॉस थीटा का मान निकालना है वो कॉस थीटा का मान यहाँ रखेंगे। अब मैंने जो कॉस थीटा का मान निकालना है वो कॉस थीटा का मान रखेंगे, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देता हूं, और कॉस थीटा क्या आया, ए अपान, देखो जो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या होती है, यहां पे मैं लिखता हूं बेसिक चीजें थोड़ा सा, अंडर रूट ए इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बता दो कोई, अंडर रूट रहेगा ए की पावर 1/2 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, 1/2, ए की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, किसी भी संख्या घात का अंडर रूट, तो अंडर रूट जो लगा हुआ है यहां लाते समय इसको हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जल्दी से बता दो कोई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, ठीक है, के क्यू ए बटे, अब आगे समझो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, दूसरा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और इसकी पावर तो 1 है। मैंने मैथ में क्या पढ़ रखा है कि यदि कोई संख्या, दो संख्याएं आपस में गुणा में हो, ठीक है, ये इक्वल, और उनके घात जो है, उनके आधार जो है ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। यदि दो संख्याएं गुणा में होती हैं, उनके जो आधार होते हैं वो बराबर होते हैं, तो उनको घातों को क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं, उनके घातों को जोड़ लेते हैं। तो ये देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ही तो है, घात 1 यहाँ 1/2, तो 1 में जब 1/2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 1 कम 2 1 3/2, क्या आ जाएगा बच्चा, 3/2। तो यहां से आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की पावर 3/2। अब आगे देखो, वही चीज जो कल मैंने किया था कि यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा हो, अत्यंत छोटा हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव अत्यंत छोटा हो, यदि विद्युत द्विध्रुव अत्यंत छोटा है, तो आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर नगण्य होगा, अर्थात इसकी गिनती नहीं होगी। एक चीज मैंने बताया था कि नगण्य करते समय ध्यान में रखना है कि प्लस अथवा माइनस में हम नगण्य करते हैं, हम गुणा और भाग में नगण्य नहीं करते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहाँ ए स्क्वायर जब नगण्य कर देंगे तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, E इक्वल टू आ जाएगा, देखो हम 2 को इसके साथ रखें, ए के साथ, 2 को ए के साथ रखते हैं, के क्यू इन, यहाँ पर 2 को हम ए के साथ रखा, 2a अपान में क्या बचा, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर नगण्य हो गया, जब ए स्क्वायर नगण्य हो गया तो आर का स्क्वायर बचा क्या, ए स्क्वायर नगण्य हो गया, आर का स्क्वायर पावर 3/2, और 2 से 2 कट गया, तो आर की पावर क्या आगे बचा 3, यहां से ये छोटे नीचे वाला क्या बचेगा, आर की पावर 3, तो इक्वल टू क्या बच गया, आर की पावर हो बचा 3। एक चीज बताओ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कल हमने पढ़ा था, क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैंने पढ़ा है कि P इक्वल टू मैंने क्या पढ़ा बच्चा,
चूंकि P इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, यही तो पढ़ा है, P इन क्यू इंटू टू ए। तो यहां से E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा, इसकी जगह पे हम P रख देंगे तो KP अपान R का क्यूब। ये यहां से इतनी मशक्कत के बाद, इतनी मेहनत के बाद हमने यहां से ये निकाल लिया कि KP अपान R क्यूब इक्वल टू KP अपान R क्यूब। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर K इक्वल टू हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R क्यूब भी रख सकते हैं। अब आते हैं हम जो कल हम लोगों ने पढ़ा था अक्ष और निरक्ष। आज हमने निरक्ष पढ़ा, कल हमने अक्ष पढ़ा था। यहां पर देखो, जो मैंने आज कल जो अक्ष पर पढ़ा था, अक्ष के लिए ई अक्ष क्या, दोनों की तुलना करते हैं। जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र है, जो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र है, दोनों की करते हैं हम तुलना। दोनों की जब हम तुलना करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है, तुलना करते हैं अक्ष और निरक्ष की तुलना, ठीक। तो ई अक्ष क्या आया था, ई अक्ष क्या आया था, अक्ष पे 2kp अपान R क्यूब आया था। और अभी जो हमने निकाला ई निरक्ष वाला, उसमें क्या आया है, kp अपान R क्यूब। यहां पर एक चीज देखो बच्चा, क्या देखना है कि जो kq अपान R क्यूब है, ये इतना अक्ष वाला kq अपान R क्यूब, वही तो ई निरक्ष है, वही तो ई निरक्ष का मान है। तो ई अक्ष इक्वल टू ई अक्ष इक्वल टू हम दो तो लिखेंगे, लेकिन इसकी जगह ई निरक्ष लिख सकते हैं ना, ई निरक्ष, ठीक, निरक्ष, ई निरक्ष। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 गुने के बराबर होता है, ठीक। ये सिद्ध करने के लिए कभी कभी पूछा जाता है। यहां से बात समझ में आ गई कि ई अक्ष जो होगा वो 2 गुणे ई निरक्ष। ई अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 गुने के बराबर होता है। यह सिद्ध करने के लिए कभी कभी पूछा जाता है। तो यहां से आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, अपने वाणी को विराम दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। कल की क्लास बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही आगे पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक, और मेहनत करके खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।